स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम ओवर हीटिंग, यानी कि हमारा तापमान कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो इसे संभालें कैसे। तो सबसे पहले समझिए ये ओवर हीटिंग है। यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। काफ़ी बूढ़े लोग हो सकते हैं, काफ़ी लोग जो थोड़ा ईगो से ज़्यादा सोचते हैं, काफ़ी लोग जिनके पास कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं समझ में आएगा कि इंसानी बॉडी का एक अपर लिमिट है। ऐसा नहीं कि आप तो मेहनत करो तो और गर्मी में बढ़ा, ना जी ना, उसका एक अपर लिमिट है। जैसे हमारा बॉडी का कोर टेम्परेचर जनरली 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 75.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। मतलब आपका जो पूरा एल्गोरिदम है बॉडी का, वो सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि ये वार्म ब्लडेड के बीच में रह सके, यानी टेम्परेचर इससे थोड़ा भी अप डाउन नहीं होना चाहिए। और आप लोग देखते होंगे बचपन में जब फीवर वूवर नापते हैं तो सबसे हॉट जाता है, मतलब सब चीज़ नॉर्मल है तो 99.5 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट जाएगा। मैक्स फीवर लेवल मतलब जिसके पास 90% चांस है कि आप ऊपर चले गए हो या आपका टिकट कटने ही वाला है, वो हो जाता है 111.2 फ़ारेनहाइट सेल्सियस पे, फ़ारेन डिग्री फ़ारेनहाइट पे हो जाता है। यानी कि 44 डिग्री सेल्सियस पे ऑलमोस्ट हर डॉक्टर मान लेगा कि भैया आपका हो गया, टिकट कट गया है। मतलब तुरंत आप पे बर्फ डाल के आपको ठंडा करने की कोशिश किया जाए, अगर आपका बॉडी उस लेवल का फीवर पे चला गया तो। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब हमारा बॉडी का एक लिमिट है। आप ये जो हम मेहनत करेंगे, हम ये कर लेंगे, नहीं जी। अगर आपका बॉडी का कोर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस गया, खत्म, 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 हो गया सर। तो एम्बिएंट कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? एम्बिएंट हम लोग 45 डिग्री सेल्सियस और 111.2 डिग्री फ़ारेनहाइट बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट डोज़ में। जैसे कि मान लीजिए मेरा छत उतना गर्म हो गया, मैं उसमें निकला, थोड़ा-सा घूम के आ गया, मेरा बॉडी सँभाल लेगा। झटका बहुत ज़ोर लगेगा लेकिन सँभाल लेगा। लेकिन लॉन्ग एक्सपोज़र है, जैसे कि आप खेती कर रहे हैं और यही गर्मी में आपको 1 घंटा रहना पड़ा, आप गए। आप चले जाएँगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि और इस दरमियान में जैसे ही जाते हैं बॉडी धड़धड़ा के मॉइस्चर को, मतलब आपको धड़धड़ा के पसीना होने लगेगा, और वो इसलिए होता है ताकि तुरंत बॉडी अपने आप को इमरजेंसी कूल डाउन कर सके। तो और रहा बात ये साइड इफेक्ट है कि आप कितना पानी पी सकते हो। मतलब हमारे बॉडी का एक लिमिट है, कितना स्पीड से स्वेट बन सकता है, कितना निकल सकता है, इसीलिए थर्मल लिमिट है। अगर हवा का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हम लोग रह नहीं सकते। मतलब एक्सपोज़र में नहीं रह सकते, आप घर अंदर में एसी में रहो, लेकिन एक्सपोज़र में नहीं रह सकते। तो 45 डिग्री सेल्सियस अपर माना जाता है, मतलब इसके ऊपर अगर आप जा रहे हो, खतरे में हो। तो ये हो गया। अब यहाँ पे समझिए लॉन्ग एक्सपोज़र ले जाएगा, ये इसीलिए मत कहिए ओ तो मैं तो लू में भी चलता हूँ, बात है आप चल सकते हो, और अगर आपका बॉडी अच्छा है, हेल्थ अच्छा है और अच्छा खासा वाटर कंटेंट आपके अंदर है, तो काफ़ी देर आप बर्दाश्त कर लोगे। लेकिन वो ऐसा हो गया ना कि मतलब आप बहुत ज़्यादा अपना लक को पुश कर रहे हो और गलती से बेहोश पड़ के कहीं लुढ़के चले जाएँगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग एक्सपोज़र इसके वजह से। और दूसरी बात, प्रोटीन फ़ेल होने लगता है इस टेम्परेचर पे, यानी कि अगर 50 डिग्री सेल्सियस है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है, यानी कि वो इरिवर्सिबल डैमेज देगा आपको उतना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इंडिया का टेम्परेचर इसी स्पीड से बढ़ता रहा, जिस स्पीड से आ रहा है, आउटडोर हमारे लिए नो गो ज़ोन बन जाएगा, मतलब कि बाहर गए, आप खतरे में हो। तो समझना बहुत, मतलब कि अब हम लोग को छाता लेके ही निकलना है गर्मी में, नहीं तो चले जाएँगे। तो ये बहुत सीरियस बात है। करंट जिस रेंज पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब कि पिछले 2-3 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अब बढ़ रहा है, तो बाहर जाना नो गो ज़ोन हो जाएगा। मतलब कि फार्मिंग दिन में नहीं किया जा सकता, कंस्ट्रक्शन भी नहीं किया जा सकता। मतलब लिटरली आपको दिन हो रहा है, काम खत्म। बोरिया बिस्तर पैक करो, अंदर हो जाओ। तो ये सीरियस रिस्क है हर सेक्टर के लिए, हर फील्ड के लिए। तो सबसे पहला कवच हम लोग का है वाटर। तो वाटर में ये समझिए सबसे पहला शील्ड हम लोग को लगाना है। जितने रिजर्वॉयर हैं सब पे 2 शील्डिंग होनी चाहिए, यानी कि ना तो उसको सन देख सके, ना तो एयर फ्लो कर सके। तो उसको करने के लिए, ठीक है, ये आपका इच्छा है कि मैं सन से बचाना चाहता हूँ रिजर्वॉयर वाटर को, कैसे करोगे? तो ये करने के लिए जनरली 2 ऑप्शंस आते हैं आपके पास। पहला ऑप्शंस है शेडेड बॉल्स। तो ये शेडेड बॉल्स जो बनाया गया है, ये एक मतलब समझिए फूड सेफ प्लास्टिक है, जिसमें कार्बन ब्लैक इन्फ्यूज़ किया गया है, क्योंकि अगर आप फूड सेफ प्लास्टिक लेते हैं, उसे अल्ट्रा वायलेट एनवायरनमेंट में रख देते हैं, यानी कि धूप में, वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, स्वाहा हो जाएगा। कार्बन ब्लैक उसमें इन्फ्यूज़ करते हैं, यानी कि वो पूरा ब्लैक हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, यानी अल्ट्रा वायलेट उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। यानी कि ये सब बॉल आप बनाते हैं, ये कितना टाइम तक टिक सकेगा फिजिकल आउटडोर हीट में, बहुत साल तक टिक सकेगा। तो रहा बात कि ब्लैक तो हो गया कार्बन ब्लैक से, ताकि वो अड़ सके, और इसका फ़ायदा ये होता है कि इस पे बर्ड्स नहीं आते हैं, ठीक है? चिड़िया-विड़िया नहीं आती। तो ये कैलिफ़ोर्निया में ट्राई इसलिए किया गया था, कैलिफ़ोर्निया का एक रिज़र्वॉयर था। रिज़र्वॉयर में पानी था, पानी में थोड़ा-सा ये था, मतलब समझिए क्लोरीन था, थोड़ा-सा ब्रोमाइड था,
लाइट का फॉर्मेशन से इतना ज़्यादा उसमें एक कंपाउंड बना है जो कार्सिजेनिक था, यानी कि उससे कैंसर होता है। और चूँकि वो रिजर्वायर का पानी एक इसके पास जा रहा था, मतलब ड्रिंक्स कंपनी के पास जा रहा था, वो चेक करते रहते हैं इतना एडवांस से क्यों, तुरंत उनका रेड अलर्ट आ गया कि सर ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो वो तुरंत किए इन्वेस्टिगेशन किया कि सर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से तो पानी सही निकल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो चेक कर रहे हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट से पानी सही निकल रहा है, कस्टमर के पास पॉइजन कैसे पहुंच जा रहा है? तो पता चला बीच में लाइट का रिएक्शन के कारण, लाइट और क्लोरीन का रिएक्शन बैंड बजा रहा था, मतलब शुद्ध पॉइजन बना रहा था। तो ये ब्लैक किया गया। तो ये ब्लैकआउट करने का दूसरा कारण, इसीलिए आपका पानी का टंकी जनरली ब्लैक रहता है। अगर आप उसे ब्लैक बनाते हैं, लाइट अंदर नहीं पहुंच पाता है, तो ये हो जाता है कि अंदर एल्गी ग्रोथ नहीं हो पाता है और बहुत सारा और रिएक्शन भी नहीं होता है, इसीलिए वो प्रेफर किया जाता है ब्लैक। क्या आप व्हाइट टंकी बना सकते हो? बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए व्हाइट प्रेफर नहीं करते हैं। मतलब किया जा सकता है, फिजिक्स नहीं मना कर, आप इतना बना दो कि अंदर लाइट ना पहुंचे, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखते हो ईंटा सीमेंट का आपका टंकी है, उसमें व्हाइट पेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही समझिए, व्हाइट ऐसा आपको रखना है कि ओपेक रहे, वो दिक्कत होता है। इसीलिए जनरली शांति से सस्ते दाम में निपटाने के लिए काला किया जाता है। यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, कार्बन ब्लैक से इनको दो फायदा मिल रहा है। पहला तो ये ब्लैक हो रहा है, यानी लाइट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। दूसरा, ये जो गर्म होता है वो उतना गर्म नहीं हो पाता, क्योंकि ये अंदर से बॉल जो है उसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है, थोड़ा हवा भरा हुआ है। तो हवा एक इंसुलेटर है, तो कंडक्शन नहीं होता, पानी नीचे की तरफ ही रहता है। तो ये एक्चुअली इवेपोरेटिव लॉस कम कर दिया, उनका जो पॉइजन बन रहा था वो भी सॉल्व कर दिया, एल्गी ब्लूम व्लूम भी सॉल्व कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत सस्ते में लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। और रहा बात बॉल्स के शेप में क्यों है, ताकि जब रिजर्वायर ऊपर हो नीचे हो, वो अच्छे आप ऑटो एडजस्ट करता रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा औजार है रिजर्वायर सबको कवर करने के लिए और उसे इवेपोरेशन का लॉस बचाने के लिए, क्योंकि इवेपोरेशन दो सरफेस एरिया से होता है। सरफेस एरिया पे थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, ठीक है, मतलब समझिए मॉलिक्यूल्स है पानी का जो उछलने को रेडी है। हवा चला, तुरंत उससे एक दो मॉलिक्यूल उठा, अब फिर नए मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो देखते देखते बहुत टेम्परेचर, ये बहुत पानी आप लॉस कर सकते हो ठंडे में। गर्मी में तो बात ही नहीं करेंगे, गर्मी में बहुत उड़ जाएगा। इसीलिए सनलाइट डायरेक्ट कभी भी आपका वाटर बॉडी पे नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये हमें करना होगा। ये हो गया एक औजार। दूसरा औजार हो गया कि जहाँ पे आपको है ना कि यार इतना खर्च, ये इसका फायदा है कि पैसिव है, सस्ता है, लगा के भूल जाना है। लेकिन आपको कुछ है कि यार मेरे को थोड़ा और प्रॉफिट दिखाना है, तो आप ये कर सकते हो। ये डैम के पीछे मैंने नीचे वीडियो दे दिया है कि डैम के पीछे इन्होंने लगाया है कि उनका जो रिजर्वायर है, उस रिजर्वायर पे ही सोलर पैनल लगा दिया। तो ये आप कर सकते हो। और डैम में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कहने को डैम 24/7 चलता है, लेकिन अगर आप लोग डैम में काम किए हैं या डैम का आउटपुट देखते हैं, कभी जनरली वो कभी 100% नहीं देता है। यानी कितना टोटल आउटपुट है उसका बहुत कम होता है, और डिपेंड करता है कितना सुखाड़ पड़ रहा है। क्योंकि गर्मी में क्या ऐसी बात हो सकती है कि रिजर्वायर इतना नीचे चला गया, टरबाइन बोल रहा है सर फ़ायदा नहीं है चलाने का, 4 टरबाइन होगा उसमें से 2 को बंद कर दिया जाएगा, भैया बंद ही रहो, चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तो पावर प्लांट जो बनाया जाता है, यानी कि इसमें जो जनरेटर और सब स्टेशन है, सब स्टेशन में बहुत कैपेसिटी होता है। जैसे मान लीजिए कि चाइना का 3 गॉर्जस डैम है, उसके लिए उन्होंने 12 गीगावाट का जनरेटर्स लगा दिया। तो सब स्टेशन 12 गीगावाट संभालने के लिए बना दिया। अब बात है 12 गीगावाट वो कभी कभार बारिश के टाइम में, एकदम पीक टाइम में वो दे पाता है, जनरली उतना नहीं देता, तो खाली स्पॉट बचा रहता है। ये हर डैम में होता है। तो ये फ्लोटिंग सोलर का यही फायदा हो रहा है, सर आपके पास ट्रांसमिशन तो ऑलरेडी है, आपके पास ट्रांसमिशन, और इतना बड़ा आप बना रहे हो, ये मेगावाट्स की बात हो रही है। तो सर ट्रांसमिशन बना हुआ है, वाटर रिजर्वायर है, आपको वाटर भी बचाना है और बिजली भी चाहिए, हम दे देते हैं ना सर, 2 इन 1। तो ये एक पैसिव ऑप्शन है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव, लेकिन इसका पॉजिटिव ऑप्शन है, ये आप कर सकते हैं। ये सबसे पहले हम लोग का जितना रिजर्वायर्स है बड़े बड़े, उन सबको संभालने के लिए तुरंत ब्रेक लगाना कि सर पानी बचा रहे, सबसे पहला ब्रेक्स ये लगाना होगा। फिर दूसरा हो गया हमारा जो कनाल्स बनाया गया है इंडिया में, थोड़ा लोग पता नहीं क्या फूक रहे थे क्या, क्योंकि आप समझिए कनाल के जब डिज़ाइन किया जाता है, कनाल में पानी कहाँ से आता है, रिजर्वायर से आता है। सब कनाल में कैलकुलेशन किया जाता है कि कनाल में हम यहाँ से पानी भेज रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक स्टेट ले लेते हो यूपी में आपने कोई रिजर्वायर है आपका, वहाँ से आप निकालते हो पानी कि हम कहीं और भेज देंगे, ठीक है। और उसके लिए आपने कनाल बना दिया, ठीक है, कनाल का डिस्टेंस आ गया मान लीजिए 500 किलोमीटर, ठीक है, बल्ले बल्ले। उसमें कैलकुलेट किया जाता है एक्चुअली कितना पानी पहुंचेगा। ये मुझे नहीं पता था कि मतलब एक्चुअली आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो पानी सीधे लॉस कर देते हैं, सीधे पहुंचता ही नहीं है पानी। और चाइना में भी बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया, वो सादा सादा फेल इसीलिए हुआ कि उन्होंने बोल दिया सर 3 गॉर्जेस से ना मैं पानी भेज दूंगा। सर खुला टॉप पे भेजोगे, यानी कि अगर कनाल है उसमें पानी भेजेंगे, पानी पहुंचेगा नहीं दूसरी तरफ, कुछ नहीं पहुंचेगा दूसरी तरफ। क्योंकि अगर वैसा हो सकता तो कुदरत ही वहाँ नदी बना देता कि वहाँ स्टेबल रह सकता, वो नहीं जा पाएगा। और जनरली हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे बहुत मॉइस्चर है, बहुत रेन है, वहाँ से सूखे जगह पे भेज रहे हैं और तुरंत इवेपोरेट कर जाता है।
तो उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है? आपको हम रिजर्वायर का कवच बता दिए, 2 ऑप्शन है, 2 में से जो आपको चुनना चुनिए। गरीब स्टेट्स को गरीब ऑप्शन दे दीजिए, अमीर स्टेट को अमीर ऑप्शन दे दीजिए। दोनों से समस्या पे थोड़ा-सा रोक लगाइए। फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे पहला ऑप्शन है कनाल्स को पाइपलाइन में बदलना पड़ेगा, यानी कि आप उसे ऊपर से कवर कीजिए और पूरा कवर, ये बोल रहे हैं हवा और सनलाइट दोनों नहीं छू सकता, तो वो आप पे डिपेंड करता है। क्या वो खर्चा होगा? हाँ, लेकिन पानी खत्म हो गया तो पानी को रिकवर का इमरजेंसी में निकालने के लिए जितना खर्चा किया जाता है वो सबके कंपेयर में फ्री होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टेट का ही पानी खत्म हो गया, क्यों भैया हमने कनाल से तो पानी भेजा। सर, कनाल में पानी भेजने का ये मतलब नहीं होता कि दूसरे तरफ पहुंच गया। अगर आप पाइप में भेज दें, कितना भी टेम्परेचर हो, आप उसे थार रेगिस्तान से ले जाइए, वो तब भी जितना आपने मतलब 100 क्यूबिक मीटर पानी एक साइड डाला, दूसरे साइड 100 क्यूबिक मीटर ही निकलेगा। गर्म हो जाएगा लेकिन निकलेगा जरूर। तो ये कंपलसरी है कि हमारे सारे कनाल्स को बोल दिया जाए भैया या तो इसे ढका जाए या तो इसमें पाइप से लगा दिया जाए, जो इसमें सूट करता है, जो इसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन ये तुरंत करना होगा। ये कैलकुलेशन लगा के चलना। और बाय द वे, काफ़ी लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि इंसानियत गलती कर सकता है। हम लोग बांध को बनाने टाइम सोचे थे सब प्रॉफिट होगा, बनाने के बाद उस टाइम में भी, जब भी बांध बनाया गया 1990s में भी कैलकुलेशंस था, हाइड्रोडायनामिस्ट को बुलाया जाता है, बताया जाता है सर कि वो सरकार को बताते हैं कि सर आप ये बना रहे हो, इससे नदी को कितना नुकसान होगा। वो सारा कैलकुलेशन गलत था, क्योंकि उनका कैलकुलेशन था कि 30 से 40 साल तक में हम लोग को पता चलेगा पानी का लेवल थोड़ा सा घटेगा। सारे नदी गायब हो गए और लोग हमसे पूछे एग्जांपल दो, गूगल मैप में जाइए, उसमें बाय ईयर कैलकुलेट कीजिए। लोग आज जिंदा हैं जो लोग बांध बनते हुए देखे और बांध बनने के बाद वहां नदी गायब हो गई, बताएंगे आपको, मतलब हमारे पापा के एज के, यानी कि जिनका 60 एज नहीं हुआ है, 50-55 के आसपास में, कि भैया यहाँ हम तैरते थे, यहाँ नदी खत्म हो गई। क्यों? वहाँ एक डैम बना, डाउनस्ट्रीम खत्म हो गया और वहाँ इवेपोरेशन ज्यादा होने लगा, वो सेक्शन भी खत्म हो गया। ये हो गया। हमने सोचा था कि बांध बहुत अच्छा चीज है, बनाए, देखे और समझ में आ गया सर ये शॉर्ट ड्यूरेशन एट बेस्ट कैसा, और फिर कुछ समझ तो और क्या करें, लाइक भैया सोलर करो। और आपको बिजली से ज्यादा जरूरी है पानी। पानी खत्म हो गया ना, खाना खत्म हो जाएगा और मर जाओगे आप 3 दिन में। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि बिजली को हटाइए। और बाढ़ उड़, भैया नदी गहरा करवा दो अगर आपको बाढ़ का इतना टेंशन है। अब आखिरी बार कब आप लोग सुने बाढ़? डैम वाले एरिया को छोड़ के, डैम के चलते ही बाढ़ आता है। पूछिए, चाइना में हर गर्मी में एकदम सूखा आता है और हर बारिश में डूबने वाला बाढ़ आ जाता है। और हम लोग का कहाँ वैसा होता है? जहाँ पे डैम खूब सारा है। तो समझना बहुत जरूरी है कि डैम कनाल्स हम लोगों ने सोचा बहुत अच्छा कि ठीक है हम ऐसे ऐसे कर देंगे। कुदरत बोला सर होता ना आसान रहता तो हम ही नहीं कर देते, जैसे हमने सोचा। और बाय द वे, कनाल्स बहुत क्रूअल चीज है, क्योंकि ये स्टालिन को भी पता था। स्टालिन लिटरली लड़ाई झगड़ा लगवाने के लिए नदी को इधर उधर कर देता था और उसका को पता था कि भैया कनाल आप बहुत परफेक्ट बनाओगे तो मे भी आपका 30-40% पानी पहुंचेगा। उतना पहुंचना नहीं था, सारा इवेपोरेशन में लॉस, बचा कुचा जो क्रैक में कंक्रीट ठीक से सील नहीं किए थे उसमें चला जाता था, खत्म। तो ये हमें सुधारना पड़ेगा। अब रिजर्वायर जो बना दिए हैं ठीक है, उसको तुरंत अभी उसको एयर से बचाओ, उसको तुरंत सनलाइट से बचाओ। जहाँ पे सोलर लगा सकते हैं, सोलर में ये फायदा हो जाए जो बिजली 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 करते हैं, भैया बिजली मिल जाएगा। अब 24/7 मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा। अब बिना और नुकसान किए। और कनाल्स को हमें इससे बदलना है, या तो इनक्लोज कर दीजिए या तो उसको ट्यूब से कर दिया। अब रहा बात की कनाल में, आप गुजरात में देखो कुछ कुछ जगह पे ये लगाया गया, सोलर लगाया गया, वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। पहली बात, हवा अभी भी पानी को छू सकता है, वो कतई नहीं है अलाउड होना चाहिए। दूसरी बात, सोलर पैनल बहुत सेंसिटिव होता है दो चीज़ के, एंगल पे और शेड्स पे। यानी कि अगर आपका कनाल किसी जगह से अगल बगल जंगल है, वो काम नहीं करेगा, शैडो नहीं पड़ना चाहिए उस पर। तो पाइप सबसे सस्ता है। दूसरा सबसे सस्ता ऑप्शन है कि आप उसके ऊपर वाइट ये स्टेनलेस स्टील का शीट लगवा दीजिए, ताकि वो मतलब आप बोलेंगे उससे वो गर्म होगा लेकिन वाइट होने के कारण कम गर्म होगा, और जो पानी भाप बन के ऊपर आएगा वो वहीं पर रहेगा, हवा उसे निकाल नहीं पाएगी। आपको एकदम गैस्केट एयर टाइट गैस टाइट नहीं करना है, लेकिन जब तक इनक्लोज्ड है आप सेफ हो। यानी कि 100 लीटर पानी पर सेकंड इवेपोरेट होने की जगह पे अगर आप ये कर देते हो कि सिर्फ 10 लीटर पर घंटे इवेपोरेट हो, बम्मा। अब बाय द वे, ये एक कंपनी ने मतलब जो यूएस में लोग कर रहे हैं कि उनको भी समझ में आ गया सर, कनाल बनाने के बना दिए थे, बाद में पानी ही नहीं पहुंच रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के जिस स्पीड से टेम्परेचर बढ़ रहा है, आज मतलब आप 10 लीटर उड़ा रहे हो तो कल इसका 100 लीटर उड़ जाएगा। तो वो लोग ट्यूब में बदल रहे हैं, नीचे मैंने वीडियो दे दिया है। तो ये हमें पानी जो है मतलब ये बचाएगा, सोर्स को बचाएगा, ये ट्रांसपोर्ट में बचा देगा, ये सब हम लोग करना है। और दूसरी बात की नदी सबको बचाने के लिए रिवर डीपनिंग करना होगा, यानी कि जितने भी जगह पे पानी चल रहा है उसे गहराई में करो। चेक डैम बनाना हमारा बहुत बड़ा बेवकूफ़ी था। चेक डैम से ज़्यादा आसान रहता है कि वहाँ एक रिजर्वायर बना दो, डेप्थ रिजर्वायर। जनरली हम लोग रिजर्वायर ऐसे बनाते हैं, दीवार खड़ा कर दिया, पानी ऊपर आ रहा है फिर ओवरफ्लो कर रहा है, ये नहीं करना है। गड्ढा कर देना है आपको, वो गड्ढा को भरो। गड्ढा मतलब पानी को रोकना नहीं है, पानी जाओ बस, यहाँ गड्ढा है, थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा चिल हो जाओ, फिर वहाँ पे मछली भी आप लगा सकते हो, ऑर्गेनिक मैनेजमेंट कर सकते हो, उससे हेल्थ भी अच्छा रहेगा नदी का। तो ये वाटर का पहला कवच होना चाहिए। पहले शील्डिंग करो, कैसे करते हो वो आप पे, पैसा है तो सोलर से करो, नहीं पैसा है तो ये शेड बॉल से करो। कनाल्स को तुरंत ट्यूब में बदला जाए या इनक्लोज में किया जाए वो आप पे है। और रिवर ड्रेजिंग, जहाँ पे जो भी बचा कुचा पानी का हमारा है वो सोर्स बचा रहे।
तो ये 3 हम लोग को कल खड़ा रहने का टाइम देगा। अब बात करते हैं फूड में। पानी आप सॉल्व कर देते हो तो दूसरा समस्या क्या होता है? फूड। तो फूड में ये समझिए हम लोग का, मैंने पहले ही अच्छा खासा डिटेल वीडियोस इस पे बना चुका हूँ, 3-4 वीडियो बना चुका है इस पे डिटेल पे। तो यहाँ समझना चाहिए हेल्दी सॉइल हमें उगाना होगा, यानी कि अभी हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। फसल नहीं उगाना है, हम लोग को मिट्टी उगाना है, बाय प्रोडक्ट होगा फसल। तो इसको करते कैसे हैं? ठीक है, ये आइडिया है, करते कैसे हैं? इसको करने के लिए 3 औजार आपको सही से इस्तेमाल करना है। पहला औजार कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स का ये मतलब होता है कि कुदरत तौर पे अगर सनलाइट यानी अल्ट्रावायलेट कभी सॉइल पे पड़ा, वो सॉइल मर जाएगा। आपको इसका प्रूफ चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अपने नज़दीकी जंगल जाएं, कोई भी जंगल। कुदरती जंगल होता तो अति उत्तम है, ज़्यादा अंदर मत घुस जाइएगा। तो वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मिट्टी खाली कहीं नहीं दिखता है। बारिश हुआ हो, बहुत बड़ी हो, थोड़ा दिन के लिए आपको मिट्टी दिख सकता है, लेकिन जनरली मिट्टी कभी मॉस रहेगा, छोटे छोटे प्लांट्स रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सनलाइट डायरेक्ट खुला, मतलब कि एकदम सनलाइट पड़ रहा है, एकदम जी जी डीप फ्राई कर रहा है, वो नहीं होगा। कुदरत नहीं अलाउ करता है ऐसा। ऐसा क्यों है? वो ऑर्गेनिक लाइक अपना शील्ड बना रहा है। प्लांट का लीफ बर्दाश्त कर सकता है सनलाइट को, मिट्टी नहीं कर सकता। मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी में होता है माइसीलियम नेटवर्क, फंगाइल नेटवर्क जिसे कहते हैं। ये अभी हम लोग को पता चला, यानी कि आफ्टर 2000 में इसके किताब लिखे जा रहे हैं। तो जो बहुत पहले पढ़े हैं उनको तो समझ में भी नहीं आएगा। और आप अवतार में देखे होंगे कि माइसीलियम नेटवर्क उसी से इंस्पायर हुए थे और रियल है, चेक कर चुके हैं, पढ़ाया जा चुका है। और अब कृषि विज्ञान केंद्र में अगर आप जाएंगे, वहां पे लोग आपको बता देंगे कि सर इस जगह का ये सिस्टम है। तो कवर क्रॉप्स लगाना है ताकि किसी भी हालत में नंगी जमीन नहीं होनी चाहिए। नंगी जमीन मतलब आप मर जाओगे, तो नंगी नहीं करना। मतलब आपका फसल ये है, बगल में आपको कुछ और लगा देना, किसी भी हालत में सनलाइट सीधा नहीं पहुंचे। ये सबसे पहला आपका कवच होना चाहिए। और इससे 2 फायदा होता है। पहला, स्टेरलाइजेशन नहीं होता है। दूसरा, टेम्परेचर कम रहता है। हमारा टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, बहुत जोर की जरूरत है इसको संभालने का। तो ये हो गया आपका पहला कवर क्रॉप्स, यानी कि नंगा जमीन इक्वल्स डेथ, इक्वल्स वो नहीं होने देना है। जैसे जंगल होता है ना, कहीं पे भी खाली मिट्टी आपको नहीं मिलेगी। मतलब एक बड़ा एरिया, ऑब्वियसली थोड़ा सा हाथ पैर मारोगे आपको दिख जाएगा, बारिश के बाद थोड़ा सा मिट्टी दिखेगा भी, लेकिन मतलब बोल रहे एज ए खुला कि भैया ये खुला मिट्टी है, वो नहीं। दूसरा, जीरो टिलेज। थैंकफुली ये भी इंडियन सरकार कोशिश कर रही है। ये इस तरह के आपको औजार हर जगह मिल जाएंगे। ये किसका है? पंजाब का है। ओ अमृतसर का है क्या? अमृतगढ़ लिखा है शायद, जो भी है। तो जीरो टिलिंग क्या होता है? जीरो टिलिंग भी वही है, मिट्टी को तोड़ना नहीं है, मिट्टी पे मिसाइल नहीं मारना है आपको, ऐसे करके कर देना है, वो नहीं करना है, आप मर जाओगे। और इसीलिए हम लोग मर रहे हैं, इसीलिए हर साल हमारे फार्मर्स कह रहे हैं कि भैया हमारा रोजी रोटी नहीं हो रहा है। कैसे होगा भैया? आपने मिट्टी की ही तो वाट लगा दी है। मिट्टी एक समझिए था ये, इसको बेस्ट तरीके में ऐसा समझिए कि जैसे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर जो रहता है, उसको आप 1 साल ड्रेन करोगे, कुछ नहीं होने वाला, उसका बहुत पानी है। लेकिन 10 साल करोगे, 11वें साल बोलेगा सर पानी खत्म। तो मिट्टी के साथ भी वही हो रहा है। हमारा जो कुदरती मिट्टी था वो अभी तक चल रहा था, लेकिन वो खत्म हो गया 1990 में, खासतौर पे हरित क्रांति के बाद। तो अब हम लोग उस पर फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर, और खेती हो नहीं रही है। फर्टिलाइजर महंगे होते जा रहे हैं, आप लूटते जा रहे हो। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उखाड़ दे रहे हो जितना भी उसका माइक्रोबायोम है जमीन के अंदर, उस पर आप मिसाइल मार दे रहे हो। पहले तो फिजिकली तोड़ रहे हो, और फिर बचा खुचा काम सूर्यदेव बोल दे रहे कि भैया स्वाहा कर दे रहे हैं। तो ये जीरो टिलिंग करना। अब मैं भी क्लियर करता हूँ, मेरे बात पे मत जाइए, नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए। भारत सरकार इसीलिए खोला, और ये मैं आपको इंडिया का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। खुद आपको वो लोग बताएंगे कवर क्रॉप्स कौन सा, कौन मिट्टी है, कौन सा टेम्परेचर है, कौन सा, उसके हिसाब से आपको लेना। कवर क्रॉप्स मिलेगा, जीरो टिलिंग और क्रॉप साइकिल। क्रॉप लिख दिया, क्रॉप साइकिल, यानी एक ही फसल को बार बार नहीं लगाना है, उसका साइकिलिंग करना होता है। और यहाँ पे थोड़ा आपको मिट्टी का ध्यान देना होता है। आपको यही सब पढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान होता है। और ये तीनों आप करते हैं तो धीरे धीरे आपका मिट्टी हेल्दी हो जाता है, वो गर्मी बर्दाश्त कर पाता है, बर्निंग कम खाता है, डीजल कम गटकता है, और बेसिकली आप ब्रेन पावर से बदल दे रहे हो हॉर्स पावर को जगह पे आप ब्रेन पावर लगा रहे हो। ये सब एक्चुअली कम हॉर्स पावर खाता है करने में। और आपको थोड़ा टेम्परेचर सेंसर लगाना होगा कि मिट्टी कभी भी ओवर हीट नहीं हो, क्योंकि मैं एकदम क्लियर करता हूँ, 50 डिग्री से ऊपर होने पे प्रोटीन ब्रेक कर जाता है। और मतलब अगर मान लीजिए 50 डिग्री का तापमान हो गया, तो कोशिश जरूर करेगा प्लांट अपना कि धड़धड़ा के पानी निकालो, लेकिन वो पानी उसके पास उतना होता नहीं हो, टंकी थोड़ी है जो पानी भरा रहेगा उसमें। तो आपको सॉइल सेंसर्स लगाने होंगे जगह पे कि तापमान जो भी उसका अपर लिमिट है वहां पहुंचने वाला है, उससे पहले ही उसको पानी से फ्लड कर दो। उस टाइम में मतलब आपको बहुत पानी नहीं डालना है, लेकिन कूल ऑफ करते रहना ताकि कुक ना हो जाए। कुक होने का मतलब कि वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। कहने को आपने बीज लगा दिया, लेकिन बीज कुक ऑफ हो गया है, फसल नहीं उगने वाली है। वो सब करना है कि पीक टेम्परेचर इसका कभी ऊपर नहीं बढ़ने देना, वहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और वर्किंग लाइट चाहिए, क्योंकि दोपहर में तो आप ये काम सब नहीं कर सकते। बाय द वे कुछ कुछ ट्रक्स में ये ट्रैक्टर सब में, बड़े बड़े जॉन डियर ट्रैक्टर में एसी आने लगा है, तो वो तो समझना पड़ेगा। तो यही बोल रहे हैं, फूड हमें मतलब पहले पानी को सल्टाइए, उसके बाद फसल को सल्टाइए, ताकि कल को खाने और पीने को रहे।
अब बात करते हैं कि ठंडा कैसे रखें? तो ठंडा रखने के लिए हम लोग को चाहिए सेल्फ कूलिंग पेंट। मैं क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ रिफ्लेक्टिव पेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ कूलिंग पेंट यानी कि आप लोग अभी काफ़ी सारा जगह देख रहे होंगे, मैं भी कुछ दिन में करवाऊँगा। वो पेंट होता है जिसको आप अल्ट्रा वाइट समझ लिए एक तौर से, सनलाइट पड़ता है, उसमें मेजॉरिटी को रिफ्लेक्ट कर देता है। वो गर्मी कम एब्ज़ॉर्ब करता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ कूलिंग, ये ठंडा हो जाता है। बोले ऐसा कैसे हो रहा है? तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? सन की एनर्जी आती है, चीज़ पे पड़ता है, चीज़ उसे इंफ्रारेड में इमिट करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बोलता है फिर से वापस भेज देता है। सेल्फ कूलिंग पैनल जो है यानी कि स्पेस कूल पैनल, सनलाइट आया पूरा रिजेक्ट किया, बोला हटाओ, ठीक है। सनलाइट से 100 वाट आया, ऑलमोस्ट 100 वाट वो वापस निकाल के फेंक दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या होगा? अब यहीं पे ट्रिक यही है कि आपको ऐसे एलिमेंट से, ऐसे कंपाउंड से ऐसा ज्योमेट्री बनाना है कि जो आपका बॉडी का थर्मल रेडिएशन यानी कि जो ऑब्जेक्ट का रेडिएशन है वो एक आईआर विंडो से निकल जाए। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर को देखेंगे, वो क्या है? एयर है। एयर क्या है? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है। तो इसको अगर आप स्प्रेड आउट करते हो तो एक बैंड बनता है कि भैया यहाँ पे कुछ भी जो रेडिएशन है ब्लॉक कर देता है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक गैप है आईआर में, मिड इंफ्रारेड में समझ लीजिए। तो वो मिड इंफ्रारेड में अगर आप इमिट करते हो एनर्जी, एनर्जी सीधे बाहर चल जाती है। बाहर का क्या मतलब? बाहर का मतलब वो स्पेस में चला जाता है। स्पेस में क्या है? जगह। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस इन स्पेस। और स्पेस का टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट जीरो। स्पेस का टेम्परेचर है, वहां पे आप सन का लाइट किसी चीज पे पड़ा रहे वो गर्म हो जाएगा। स्पेस का टेम्परेचर जीरो है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आईआर विंडो का इस्तेमाल करके आप पहले एक शील्डिंग का काम कर रहे हो कि भैया सनलाइट आया, हटो यहाँ से, सनलाइट को अपने पूरा रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, उसमें जो मतलब आपका खुद का हीट है वो तो आपको रिजेक्ट करना है, वो रिजेक्ट कर देते हो आप आईआर विंडो से, यानी कि रेडिएशन वापस नहीं आता है। बेनिफिट, आप ठंडे होने लगते हो। ये मैं क्लियर करता हूं, ऐसा नहीं होता कि सर मेरा छत जो था उसमें मतलब कुछ किए नहीं थे तो 50 डिग्री था, मैंने व्हाइट पेंट किया तो 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये आप ओवर हीटिंग बचा रहे हो। हम जो बात कर रहे हैं यानी कि सेल्फ कूलिंग पेंट्स, वहां पे ये होता है कि सर आप देख लो, आपने पेंट नहीं किया था वो 60 डिग्री सेल्सियस है, आपने स्काई कूलिंग लगाया वो 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। हवा से कम टेम्परेचर तक आप जा सकते हो। यानी कि मान लीजिए अगर एयर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, आप कितना भी व्हाइट कर लीजिए, कोई भी व्हाइट आपको 40 मतलब 45 के पास भी नहीं आने देगा। ये 45 से नीचे जा सकता है, सब एम्बियंट जा सकता है। यही इसका ट्रिक है। और कैसे कर रहा है? बोले वो इमिट कर रहा है, वो आईआर विंडो का फायदा उठा रहा है कि सर हम गर्मी उसमें निकाल देंगे। और इसे व्हाइट इसलिए बनाया जाता है ताकि सन इसमें गर्मी ठूस ना सके। तो सन गर्मी ठूस नहीं पा रहा और ये वैक्यूम में सीधा एनर्जी डंप करते जा रहा है। ये बेसिकली एक हीट पाइप अपने बना दिया है। तो ये एक एक्चुअल सोल्यूशन है बिना एसी के, बिना बिजली के, बिना पानी के ठंडा करने का। इसमें साइड इफेक्ट है, हाँ साइड इफेक्ट है कि इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी आप बाहर डंप कर पा रहे हो, वो 10 या 20 वाट आता है। आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर में जनरली सोलर की एनर्जी होती है, मतलब सन का थर्मल मतलब टोटल जो आ रहा है वो 1 किलोवाट होता है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिजेक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन इतना ज़रूर करता है कि ये यूज़फुल है। और रहा बात कि हम लोग भूंज रहे हैं, तो हम लोग के लिए तो ये बहुत कंपलसरी है। इंडिया के लिए ये कंपलसरी टेक्नोलॉजी है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्फिनिट वैक्यूम में आप एनर्जी डालते रहो। ये सब एम्बिएंट जाता है, बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना कोई टेंशन के करता है। और ये आप देख सकते हैं, आप आराम से पेंट करके रख दो, आपका बाकी सारा चीज़ गर्म हो जाएगा 42 डिग्री से, ये ठंडा रहेगा सर, ठंडा चिल रहेगा, लोड लेना ही नहीं है सर, आपको ठंडा रहना है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि अगर आप एक पूरा बिल्डिंग करते हो, ठीक है, खासतौर पे जैसे जो चौड़े चौड़े बिल्डिंग है, स्कूल हो जाए, हॉस्पिटल हो जाए, होटल सब तो जनरली टॉल रहते हैं ज़्यादा, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो ना कि बिल्डिंग जो है दिन में सूर्यदेव बोले कि हम गर्मी दे रहे हैं, बोले नहीं सर हमें आपका प्रसाद नहीं चाहिए, आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और रात में क्या हुआ? रात में वो और गर्मी निकाला, क्योंकि रात में सन तो गर्मी डाल नहीं रहा है, लेकिन आप कंटिन्यूसली रिजेक्ट कर रहे हो। टेम्परेचर आपका रात भर में धीरे धीरे घटेगा। कितना घटेगा? -20 डिग्री सेल्सियस जा सकते हैं कंपेयर टू एम्बियंट। एम्बियंट जो भी आपका, मान लीजिए एम्बियंट 35 डिग्री सेल्सियस है, -20 तक आप कर दो या -30 कर दो, तो वैसे आप घटाते जाओगे। फिर क्या होगा? आपका बॉडी जो मतलब स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। रात भर में वो ठंडा होगा, ठंडा होगा, सूर्यास्त होगा, मतलब सूर्योदय होगा, सनराइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, फिर ठंडा होगा, घर बढ़ना ठंडा होगा। आपको बिना बिजली के ठंडा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। तो इसमें कोई वीकनेस है? मतलब 2 वीकनेस है। एक तो कैपेसिटी, मतलब कि आपको बहुत बड़ा सरफेस एरिया करोगे तो कुछ किलोवाट डंप कर सकते हो। लेकिन रहा बात कि हम लोग को यहाँ भूंजने से बचना है। भैया मेरा छत अगर गर्म ना हो, बहुत बढ़िया बात है। गर्म होने की जगह वो थोड़ा-सा भी एनर्जी बाहर डंप करने लगे, ओए होए होए! उससे बढ़िया क्या है? और वो रात को डंप करता रहे, लाइन रहे चाहे नहीं रहे, डंप करता रहे, उससे अति उत्तम क्या है? तो वो है, थोड़ा एनर्जी कम खाता है, लाइक मतलब डंपिंग कैपेसिटी कम है, लेकिन बम-बम काम करता है, 24/7 काम करता है।
लेकिन इसका एक कमी है, वाटर वेपर इसको ब्लॉक कर देता है, यानी कि जो आईआर विंडो है उसका एक कमी है वाटर वेपर, यानी कि कोहरे के मौसम में ये काम नहीं करेगा और बारिश में ये काम नहीं करेगा। लेकिन खुला मौसम है, एकदम खुला हवा है, क्लाउड व्लाउड नहीं है, एकदम चकाचक ब्लू स्काई और सूर्यदेव एकदम प्रेम बरसा रहे हैं, उसी टाइम पे ये बोलेगा अरे सर जी थोड़ा चिल होइए सर, क्या क्या प्रभु जी आप लोड ले रहे हो, लोड मत लो सर। तो ये हमें इस्तेमाल करना है। इंडिया में इसका अब भी चाहिए, कल नहीं बचने वाले अगर हम लोग के पास इसका तुरंत मास प्रोडक्शन नहीं हुआ। 3-4 कंपनीज पे काम कर रही है, 600-700 पेटेंट बन चुके हैं, नीचे वीडियो दे चुका हूँ, फ्री भी अवेलेबल है, आप भी बना सकते हो अगर आपको थोड़ा मेहनत करना आता है तो। बस मैं चाहूँ कोई कंपनी इसको जल्दी इंडिया में उतारो भाई, ना हम लोग और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये बिना बिजली के काम करता है। अब बात करें, थोड़ा विजडम भी लगाना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा लोड कम हो सके। सबसे पहला विजडम होगा कि हम लोग को कलेक्टिव यूनिट्स में जाना पड़ेगा। इंडिया में ये आदत बहुत खराब है कि हमारे खासतौर पे अपार्टमेंट सबका, कि हर कोई अपना छोटा-छोटा एसी लगा लेता है। ये बहुत खराब है, बिजली के हिसाब से भी, एनवायरनमेंट के हिसाब से भी। अगर आप इस तरह के बड़े-बड़े यूनिट लगाते हैं कि ठीक है खूब सारा है, आप एक बड़ा यूनिट बना लिया, और एक बड़ा यूनिट का मतलब ये नहीं कि फिजिकली एक बड़ा यूनिट, मतलब कि कंबाइंड यूनिट है कि 10-10 यूनिट्स का आप यूनिट बना, ताकि मतलब कुछ-कुछ केसेस में ये सब लोड शेयरिंग भी करते हैं, यानी कि सबका सब फुल लोड पे नहीं चलेगा, कुछ बंद कर दिया जाएगा, लोड रहेगा, लोड बढ़ गया तो 1-2 एक यूनिट को चालू कर दिया जाएगा, ऐसे करके करते हैं। तो इसका फायदा होता है कि टोटल एफिशिएंसी, कि कितना किलोवाट आप खा रहे हो, उसमें कितनी सीओपी मिल रहा है, सेम टेम्परेचर, सेम सब चीज़ की है, ये ज़्यादा एफिशिएंट आता है, लेकिन इसका कैपिटल हाई रहता है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि सर अगर आप कल जिंदा रहना चाहते हैं और कल आप चाहते हैं कि बिजली रहे, तो ये सब में करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बिजली वेस्ट हो जाता है ये सब छोटे एसी बनाने में। और ये बनाने में आप मेंटेन करना सस्ता पड़ता है, सर्विस करना सस्ता पड़ता है, और ये सब चूंकि एक बड़ा यूनिट आता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी दी जाती है, यानी कि आपको बहुत खुशकिस्मत रहे तो एसी में आपको ये मिलने वाला है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल थर्मल एक्सपेंशन वाल्व, ये सब में बिना उसके नहीं मिलने वाला है। आप लोगों ने मेरा शॉट देखा होगा कंप्रेसर में, तो जनरली आपको मिलता है ये स्क्रोल कंप्रेसर नहीं मिलेगा, ये सब छोटे यूनिट, बड़े में सब में स्क्रोल मिलेगा और इफिशिएंट होगा। तो समझना बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हर चीज बोलता है कि सर बड़े बड़े कुछ यूनिट लगाओ, वो ज्यादा फायदेमंद है, ना कि सब कोई अपने घर में कोई छोटा सा लगा दिए, वो बहुत बुरा है सबके लिए, मतलब आपके लिए भी बुरा है, हमारे लिए भी बुरा है, सिर्फ बैंड ही बज रहा है और बिजली विभाग का भी रोना आ रहा है। तो वो हमें करना पड़ेगा। और इस पे और ऑप्शंस क्या है, और ऑप्शंस है कि हमें आइस बैटरी पे जाना पड़ेगा। मैंने डिटेल वीडियो पहले ही बना दिया। आइस बैटरी का ऑप्शंस देता है आपको कि ये दिन में इसको चला ही मत, दिन में जब इसका जान निकल जाएगा इसको चलाना ही नहीं है, आप इसको सूर्य अस्त के बाद, यानी कि सन सेट के बाद इसको चालू करो। उससे एक बहुत बड़ा वाटर टैंक, कितना वाटर टैंक, जितना टन का आपका एसी है उतना 1000 लीटर होना चाहिए, यानी कि 1 टन का एसी है तो यानी 1000 लीटर का बर्फ आपको बनाना है। तो जनरली उसे आप थोड़ा ज़्यादा ही रखोगे, तो मान लीजिए 10 टन का एसी लग रहा है या 100 टन का लग रहा है, तो 100 किलो लीटर से थोड़ा ज़्यादा कर लिए, 250 किलो लीटर का बर्फ बनाना शुरू करो। कब बनाना शुरू करो? जैसे ही सूर्योदय मतलब सूर्यास्त हो गया, उसी टाइम आपका कंप्रेसर चालू होगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है, और टेम्परेचर जब तक सनराइज नहीं होता तब तक घटते रहता है। आप उस टाइम एसी चलाओगे, धड़धड़ा के पूरा एनर्जी आप निकालते जाना है पानी ब्लॉक से, और पानी से आप कैसे ठंडा करोगे? फैन कूल यूनिट से। ऐसे ही सारी बिल्डिंग चलती है, बस बीच में आप एक एक्स्ट्रा बफर डाल दे रहे हो। तो ये है, मतलब नई टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही, ये स्मार्ट यूज़ है कि सर हम रात में लोड लेते हैं ताकि कंप्रेसर्स का भी ओवरलोड ना हो, गर्मी भी आराम से निकल जाए, और जब दिन में जब जान निकल जाएगा ये सब का काम करने में, जब 45 या 50 डिग्री सेल्सियस एयर टेम्परेचर है, ये सबको टेंशन नहीं है, सर हम बंद है, सर बर्फ से चल रहा है, 3-4 घंटा वो बर्फ पे चलेगा, उसके बाद आराम से, या पूरा दिन भी किया जा सकता है। तो ये सब में हमें घुसना, बेसिकली सिंगल छोटे यूनिट से काम नहीं चलने वाला है। हम अभी मरोगे, हम भी मरेंगे, हम लोग को कलेक्टिव बड़े यूनिट्स में जाना है। आइस बैटरी हो गया। दूसरा, हैबिट हम लोग को थोड़ा सुधारना पड़ेगा, ये आपके लिए डायरेक्ट फायदा करेगा। हैबिट करना है कि कंडेंसर और इवेपोरेटर कॉइल दोनों को साफ करने का आदत डालना है, यानी कि साफ करने के प्रोडक्ट्स आते हैं, पंप्स आते हैं, ये जनरली एक ऑलमोस्ट हैबिट बना लीजिए कि ठंडे का खत्म होने वाला है, उसी टाइम एक बार साफ करवा लो। जनरली फरवरी में सस्ते में मिल जाएंगे, और आप उसको एकदम साफ करो, बाहर वाला अंदर वाला, साल भर साफ करोगे तभी जाके आपका इफिशियंसी अच्छा रहेगा। गैस चेक कर सकते हैं साफ, और गैस उतना भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंसुलेशन लाइन, कई लोगों का आप देखोगे, मतलब आजकल तो थोड़ा सीख गए टेक्नीशियन की, पहले व्हाइट कलर का आता था, अब देखिएगा कि ब्लैक कलर का फोम आता है, और प्लस उसको टेप लगाने का बोला जाता है, कि जैसे ब्लू स्टार के मेरे अभी लगाए नीचे वाले, तो वो ब्लैक इंसुलेशन फोम है और उसके ऊपर टेप लगा दिया गया, क्योंकि वो हवा से क्रैक कर ही जाता था। एक दिन में नहीं होता था, लेकिन 2-3 साल में होता था। बहुत लोग देखेंगे कि पूरा कॉपर पाइप एक्सपोज्ड है। प्रॉब्लम, आपकी एनर्जी आधा वेस्ट हो जा रही है सिर्फ उस कॉपर पाइप को ठंडा करने में। क्यों? क्योंकि कॉपर पाइप जैसे ठंडा होता है, उस पर कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन क्या है? फेज चेंज है स्टीम का इसमें, वाटर में, वो बहुत एनर्जी वेस्ट कर देता है, इसीलिए उसमें इंसुलेशन पहले से लगाया जाता है। हम लोग ध्यान नहीं देते कि इंसुलेशन सड़ के उखड़ गया है, खुला नंगा हो गया, उसको आप आराम से पाइप
कवर करवा दो या नया पाइप लगा दो, किंक हो गया, टूट गया है, मतलब किंक होना है मतलब बेंड कर गया ऐसा बहुत टाइप का, आपका बिजली कम आने लगे। अब बोलोगे ये 2000-3000 लेंगे वो लोग बदलने का। सर 2-3 हज़ार रुपया से ज़्यादा का आपका बिल आ रहा होगा 1 साल के अंदर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि एसी का मतलब मैजिक नहीं होता है। आप उसको मतलब हैबिट बनाना होगा, जैसे होता है ना जूता हम लोग पॉलिश करते हैं, गाड़ी को धुलवाते हैं, वैसे एसी को हैबिट बनाना पड़ेगा। सर ये है एक चीज़ जिसे हमें साफ़ करना है। ये कंडेंसर, इवेपोरेटर, फ़िल्टर ये सब आप साफ़ करते रहोगे, लंबा चलेगा। और वो लाइन इंसुलेशन को थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि भैया बहुत सारे घर में देखा हूँ मैं इंडिया में, इनका लाइन खुला हो गया, मेरा ही हो गया एक ठो पुराना वाला का। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब सुधारेंगे तो थोड़ा-थोड़ा करके सबका भला होगा और तब जाके हम लोग थोड़ा कल की गर्मी को बर्दाश्त कर पाएँगे ताकि परसों सोच सकें करना क्या है। ये सब मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ़ बैंडेड है, लेकिन अभी कुछ नहीं किए तो हम लोग सही में लटक जाएँगे। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन इंडिया को ओवरहीटिंग से कैसे बचाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।